नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। क्या ज्यादा कमाने का मतलब हमेशा अमीर होना होता है? आज हम उन छिपे हुए गणित और साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को डिकोड करेंगे जो एक हाई इनकम को असली वेल्थ बनने से रोकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि अगर सैलरी बढ़ गई तो सारी वित्तीय समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन असल में संपत्ति का निर्माण कुछ ऐसे अदृश्य तंत्रों पर निर्भर करता है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अब क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि 40%, जी हां 40% लोग जो साल का $5 लाख से ज्यादा कमाते हैं वो भी पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। सुनकर थोड़ी हैरानी होती है ना। उनके पास कोई वास्तविक फाइनेंशियल कुशन या सुरक्षा नहीं है। ये फैक्ट सीधे तौर पर उस आम धारणा को तोड़कर रख देता है कि सिर्फ एक बहुत बड़ी सैलरी ही आपके सारे फाइनेंशियल स्ट्रेस को खत्म कर सकती है। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतनी मोटी कमाई करने वाले इतने सारे लोग अंदर ही अंदर कंगाल क्यों होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हाई इनकम पॉवर्टी ट्रैप। होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं। एक नॉर्मल लंच अचानक किसी महंगे रेस्टोरेंट के बिल में बदल जाता है और इनकम में जो भी बढ़ोतरी होती है वो बस एक दिखावे वाली लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में खर्च हो जाती है। और दिखावे और असलियत के बीच का ये फर्क ना कभी कभी बड़ा हास्यास्पद होता है। एक तरफ आप देखेंगे कि एक हाई अर्नर व्यक्ति भारी कर्ज लेकर लीज पर ली गई एक चमचमाती BMW चला रहा है, और दूसरी तरफ एक असली करोड़पति है जो एक पुरानी इस्तेमाल की हुई टोयोटा में बड़े आराम से घूम रहा है। सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर अमीर लोग अपनी संपत्ति का दिखावा करने के बजाय उसे शांति से इन्वेस्ट करने में विश्वास रखते हैं। इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। $1.277 ट्रिलियन। ये 2025 के अंत में टोटल अमेरिकी क्रेडिट कार्ड का कर्ज है। ये विशाल आंकड़ा बिल्कुल सटीक रूप से दिखाता है कि सिर्फ अमेरिका सिग्नल देने वाली लाइफस्टाइल को बनाए रखना कितना महंगा सौदा है। ऐसी चीजों को फाइनेंस करना जिनकी वैल्यू लगातार गिर रही है, ये तय कर देता है कि आप आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के बजाय बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। इससे हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग कहा जाता है। असल में हमारा दिमाग थोड़ा अजीब तरीके से काम करता है। ये फ्यूचर में मिलने वाली किसी बड़ी वेल्थ के बजाय अभी तुरंत मिलने वाले छोटे रिवॉर्ड्स को ज्यादा पसंद करता है। मतलब सालों बाद मिलने वाले बड़े रिटर्न की तुलना में आज ही एक नया फोन या महंगी गाड़ी खरीदना मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और यही वो फंदा है जो हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने से रोक देता है। वर्क प्लेसेस में एक और बड़ा और छिपा हुआ ट्रैप होता है जिसे द पीटर प्रिंसिपल कहते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर सबसे अच्छा काम करने वाले एम्प्लॉइज को ऐसे मैनेजमेंट पदों पर प्रमोट कर दिया जाता है जिन्हें वो हैंडल ही नहीं कर पाते। अब इस अक्षमता के कारण जो भयंकर तनाव और स्ट्रेस पैदा होता है ना, वही लोगों को इमोशनल स्पेंडिंग की तरफ धकेलता है। लोग अपनी हताशा मिटाने के लिए बेवजह शॉपिंग करने लगते हैं। लेकिन अगर हम वेल्थ बिल्डिंग की रियल लाइफ पर आएं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। सच में अमीर लोग खर्च करने और सोशल वैलिडेशन के बीच के कनेक्शन को पूरी तरह से काट देते हैं। उनका सीधा सा रूल है, वे उन अनजान लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीजें बिल्कुल नहीं खरीदते जिनकी उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। उनके फैसले यूटिलिटी और वैल्यू पर बेस्ड होते हैं, दिखावे पर नहीं। तो ये सारी साइकोलॉजी हमें उस कंपाउंडिंग के क्रूर गणित की तरफ ले जाती है। देखिए, शुरुआत में इन्वेस्टमेंट दर्दनाक रूप से धीमा लगता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र में रेत के कण डाले जा रहे हों। लेकिन एक बार जब आपका इन्वेस्टमेंट एक खास सीमा को पार कर लेता है, जिसे हम $100,000 का टिपिंग पॉइंट कहते हैं, तो इसके बाद ग्रोथ की स्पीड पूरी तरह से बदल जाती है और ग्राफ तेजी से ऊपर भागता है। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं, तब आपको समझ आएगा कि शुरुआती इन्वेस्टमेंट इतना बोरिंग क्यों होता है। अगर आप $500 हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5वें साल तक बाजार का रिटर्न बहुत छोटा लगेगा। लेकिन जरा 15वें और 30वें साल की तरफ देखिए, ये ग्रोथ रेट अचानक ऐसी स्पीड पकड़ती है जिसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। यहीं पर आपका धैर्य आपको सबसे बड़ा इनाम देता है। 30 साल पूरे होने पर इन नतीजों पर गौर करें। मार्केट ने $9 लाख से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि आपका अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ $1,80,000 था। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि एक टाइम के बाद आपका पैसा ही पैसे बनाने की सारी भारी मेहनत करने लगता है। शुरुआत में जो धन आपने बचाया था वो अब खुद ब खुद आपके लिए काम कर रहा है। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि दिखावे वाली लाइफस्टाइल से बचकर हमने जो ये कैपिटल इकट्ठा किया है, इसका असल में करना क्या है? इसका सीधा सा जवाब है अवसर।
आपके पास कैश रेडी होने का मतलब है कि आप उन पीढ़ीगत मार्केट शिफ्ट्स और टेक्नोलॉजिकल क्रांतियों का फायदा उठा सकते हैं जो दुनिया को बदल रही हैं। उदाहरण के तौर पर इस वक्त रोबोटिक्स के फील्ड में जो हो रहा है उससे आप चैट जीपीटी मूवमेंट कह सकते हैं। जैसे एआई में अचानक से एक बूम आया था, बिल्कुल वैसा ही भारी उछाल अब रोबोटिक्स में देखा जा रहा है। और ये इतना बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो सीधा उन इन्वेस्टर्स के फेवर में काम करता है जिनकी कैपिटल ऐसी ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। ऑटोमेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये देखना हो तो इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2020 में वेमो की सिर्फ 10,000 राइड्स थीं। फिर अमेजन ने अपने फ्लीट को स्केल किया और 2025 आते आते वेमो 4,50,000 तक पहुंच गया। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन कितनी रफ्तार से हो रहा है और फास्ट मूविंग ट्रेंड्स के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट कैपिटल का रेडी रहना क्यों जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस बदलाव को नीतियों का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल जैसे विधायी कदमों ने 100% बोनस डिप्रिसिएशन को बहाल किया है। इस तरह के पॉलिसी डिसीजंस कॉर्पोरेट जगत में रोबोटिक्स इन्वेस्टमेंट को भारी प्रोत्साहन देते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पैसा हमेशा उसी दिशा में बहता है जहां नीतियां उसका समर्थन करती हैं। अब जरा समय के सही इस्तेमाल का अंतर देखिए। एक आम इंसान हफ्ते के 28 घंटे टेलीविजन के सामने सोफे पर पैसिव कंजम्पशन में निकाल देता है। वहीं एक वेल्थ बिल्डर उसी समय को अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन और ब्रॉड रोबोटिक्स ईटीएफ्स या ईटीएफ्स की रिसर्च में लगाता है। समय का ये अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पैसे के अवसर लागत जितना ही असली और महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब उन एक्शनेबल स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं जो इन चीजों को मुमकिन बनाते हैं। सच बताऊं तो इन विशाल मैक्रो इन्वेस्टमेंट्स को फंड करने के लिए आपको कुछ बहुत ही अनसेक्सी और बोरिंग लगने वाले सिस्टम बनाने पड़ते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बोरिंग आदतें हैं जो एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल आधार तैयार करती हैं। अमीर लोगों की इन बोरिंग आदतों में उनकी खामोश असहमतियां शामिल हैं, जैसे हर साल अपने फोन को अपग्रेड करने से बचना, क्रेडिट कार्ड पर बैलेंस ले जाने से साफ मना करना और आय बढ़ने पर अपनी लाइफस्टाइल को तुरंत अपग्रेड करने के प्रेशर को पूरी तरह इग्नोर करना। ये वही छोटी छोटी जगह हैं जहां से बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा निकलता है। सक्सेस की मैथमेटिकल प्लेबुक बिल्कुल क्लियर है। अपनी सेविंग्स को अपना सबसे पहला बिल माने। सैलरी मिलते ही तुरंत एक तय हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और एक अचूक नियम, हमेशा अपनी मौजूदा इनकम से 2 साल पीछे की लाइफस्टाइल जिएं। ये इंश्योर करेगा कि आपकी कमाई और आपके खर्च के बीच का गैप हमेशा बढ़ता रहे। एक बात हमेशा याद रखिए, बोरिंग चीजें ही वेल्थ बनाती हैं। हो सकता है कि ये बोरिंग रूटीन पहले साल में आपको किसी सजा या अभाव की तरह लगें। दोस्तों को अपनी नई कारें दिखाते हुए देखना शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यकीन मानिए यही वो सटीक आदतें हैं जो 10वें साल तक आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी लग्जरी तैयार कर देती हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब कंपाउंडिंग का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर भागेगा और जब दुनिया भर के मार्केट में निवेश के नए अवसर आएंगे, तो क्या उन मौकों का फायदा उठाने के लिए आपकी कैपिटल तैयार होगी? पर्सनल डिसिप्लिन और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बीच का ये सीधा कनेक्शन ना यकीनन अगली बार सैलरी आने पर आपके सोचने का नजरिया बदल देगा।